हेलो एवरीवन। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम जो पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट के लिए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में। तो उससे पहले हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में बात करें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 जो बेसिक आर्टिकल है वो क्या प्रोवाइड करवाता है। तो जो आर्टिकल 20 है वो कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराधों के लिए जो सजा होगी उसके संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 तीन क्लॉजेस में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तीन क्लॉजेस की जो हम बात करेंगे तो ये तीन क्लॉजेस क्रिमिनल लेजिस्लेशन के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉज 1 कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्लॉज 1। उसके बाद डबल जेओपेरिडी वो बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के बारे में। और उसके बाद क्लॉज थर्ड बात करती है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करती है कि अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल हम वन बाय वन कोशिश करेंगे 3 वीडियो इस लेक्चर में कवर करने की। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में, जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। तो एक्स पोस्ट फॉर क्लॉज 1 को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसका क्या मीन्स होता है। तो इसका मीन्स होता है कि जो लॉ अपराध करने से बाद में बने हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे उसके ऊपर जो क्राइम करने से पहले हो चुका है। जो लेजिस्लेशन बनने से पहले अगर कोई क्राइम हो चुका है और वो लॉ बाद में आता है तो वो लॉ बोले जाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव है। तो जो लेजिस्लेशन होती है, जो लॉ है, वो ऑपरेशन दो तरह से करता है। ऑपरेशन इन द सेंस वो किस डेट से होंद में आएगा। तो ये दो तरह से होता है। जो लॉ आते हैं वो है रेट्रोस्पेक्टिव, और जो दूसरे आते हैं वो है प्रोस्पेक्टिव। इसको समझना आसान है क्योंकि अगर हम ये प्रीफिक्स है निकाल देंगे इसको, रेट्रो का जो इटसेल्फ मीनिंग है वो है बैक डेट, बैकवर्ड या बैक डेट। तो अगर हम इस रेट्रो को इसके आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। अगर इसको हटा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोस्पेक्टिव। कोई भी लॉ है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि वह रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव से होता है। तो क्रिमिनल लेजिस्लेशन में अगर कोई क्रिमिनल के रिलेटिंग लॉ बनता है, ऑफेंस से रिलेटिंग लॉ बनता है, तो वो लॉ ऑटोमेटिकली रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में नहीं जाएगा, प्रोहिबिटेड है। क्या प्रोहिबिटेड है? क्रिमिनल लेजिस्लेशन है वो प्रोहिबिटेड है, वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मनाही करता है कि वह लेजिस्लेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से नहीं होगी इन द सेंस, इन अदर वेज हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन है, जो क्लॉज 1 की जो लैंग्वेज कहती है कि क्लॉज 1 की लैंग्वेज कहती है कि नो पर्सन, मैं इसको कीवर्ड के तौर पे लिख रहा हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ लेना। नो पर्सन shall convicted except, किसे एक्सेप्ट? फॉर वायलेशंस ऑफ लॉ
क्यों किसी को सजा होती है? क्योंकि वो वायलेशन करता है। कि नो पर्सन शैल कन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। कौन से लॉ? विच आर इन फोर्स, विच आर इन फोर्स। कब? कमीशन ऑफ क्राइम, डेट ऑफ क्राइम के ऊपर जो लॉ इन्फोर्स नहीं है, आप उसके लिए किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। पर्सन को उसी लॉ के अंतर्गत कन्विक्शन होगी जो लॉ एट द टाइम ऑफ, उसके क्राइम के टाइम पे वो उसके लॉ एप्लीकेबल थे। तो जो आर्टिकल 20 की क्लॉज 1 है, ये एक लिमिटेशन है, बेसिकली लिमिटेशन है लेजिस्लेशन के ऊपर। लेजिस्लेशन की जो पावर है वो करती है क्रिमिनल लॉ के रिलेटिंग, लिमिट करती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो है वो करती है। मोस्टली जो लॉ होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव नेचर से ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसको रेट्रोस्पेक्टिव जो ऑपरेशन है उनको दिया जाए। मोस्टली लॉ जो बनते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। बट ये क्लॉज है, ये लिमिटेशन लगाती है कि रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। तो आर्टिकल जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का जो सेकंड पार्ट कहता है, वो कहता है कि जो हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कहता है कन्विक्शन फॉर नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड। तो ये कन्विक्शन के अगेंस्ट करता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड। ये इसका पहला पार्ट है। क्लॉज 1 का जो सेकंड पार्ट कहता है वो कहता है पनिशमेंट। तो हम आगे अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की हम लैंग्वेज देखते हैं तो वो कहता है कि नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड greater than what is prescribed in law, in law। कौन से लॉ में? जो एट द टाइम ऑफ क्राइम वो फोर्स में है। तो दो तरह से हो गया, पहला कन्विक्शन और दूसरा हो गया पनिशमेंट। ये कहता है कि कन्विक्शन इन फोर्स, जो लॉ इन फोर्स में नहीं है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, उसके लिए कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। और पनिशमेंट है ग्रेटर देन, जो पनिशमेंट उस ऑफेंस में दी गई है उसको, ऑफेंस को उससे ज्यादा सजा एट द टाइम, अगर उसने जब क्राइम किया है तो फॉर एग्जांपल उसमें 2 साल की सजा दी गई है, तो बाद में अगर उसमें 3 साल की सजा हो जाती है तो वो 3 साल की सजा उसको नहीं दी जा सकती। तो अगर हम बात करेंगे कन्विक्शन के लिए, तो ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। ये कहां दी गई है? ये दी गई है सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई है। तो जनरल क्लॉजेस की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि एक्ट, ओमिशन, मेड पनिशेबल बाय लॉ
which are in force। अगर हम जनरल क्लॉजेस के सेक्शन 26 में ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं तो वो इटसेल्फ ये कहती है कि विच आर इन फोर्स। तो इन फोर्स इंपॉर्टेंट है कि अगर जो लॉ इन फोर्स में नहीं है उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये आप सेक्शन 26 कहता है जनरल क्लॉजेस एक्ट का। तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट क्या है आर्टिकल 20 के। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के जैसे कि हमने देखा तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है कि लॉ विच आर नॉट इन फोर्स, लॉ विच आर नॉट इन फोर्स, जो लॉ इन फोर्स में नहीं है उसके लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जो सेक्शन है 304B आईपीसी जो प्रोवाइड कराता है डेथ डॉरी डेथ में कम से कम 7 साल की सजा। तो ये जो प्रोविजन थी ये एप्लीकेबल हुई 19 नवंबर 1986 में। तो जो ऑफेंस 1986 से पहले हो गए उसके लिए जो सेक्शन है 304B आईपीसी वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इसकी प्रोहिबिशन करता है। तो आप एग्जाम्पल को इस तरह से देखें तो ये उसी क्राइम पे एप्लीकेबल होगा जो क्राइम होंगे 19 नवंबर 1986 के बाद जब ये प्रोविजन इंसर्ट हुई, नोटिफाई हुई, उसके बाद जो ऑफेंस होंगे उसके ऊपर जो प्रोविजन है इस सेक्शन की, इस सेक्शन में जो पेनल्टी है, कन्विक्शन है, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो पहला इंग्रेडिएंट है कि लॉ विच आर नॉट इन फोर्स वो होंगे। अब जो दूसरे की बात करेंगे हम तो दूसरा जो है कि लॉ विच एनलार्ज पेनल्टीज। जो क्लॉज 1 का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है कि लॉ विच एनलार्ज पेनल्टीज, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसकी भी प्रोहिबिशन क्लॉज 1 में दी गई है। किसी भी अपराधी को उसके अपराध के समय जो लॉ वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है उस पनिशमेंट के ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती। अगर सब्सिक्वेंटली कोई लॉ ऐसा आता है वो इसको इंक्रीज करता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि किसी लॉ में पनिशमेंट है 2 साल की, 2 साल की उसकी पनिशमेंट है विद फाइन, 2 साल विद फाइन उसकी पनिशमेंट है। अब कन्विक्ट हो गया, 2 साल विद फाइन वो कन्विक्ट हो गया। अब इसमें अगर कोई लेजिस्लेशन इसमें चेंज करती है और एडिशनल फाइन की बात करती है, अगर इसमें एडिशनल फाइन है वो इंपोज होता है तो उसकी लाइबिलिटी वो उसके इंपोज नहीं किया जा सकता, तो उसकी लाइबिलिटी के ऊपर नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे यही हम देख रहे हैं कि अगर ये पनिशमेंट है और ये एडिशनल फाइन उसकी इनलार्जमेंट कर रहा है उस ऑफेंस के लिए, तो अपराधी को एडिशनल जो फाइन है वो नहीं देना होगा क्योंकि वो इनलार्जमेंट की प्रोविजन में आता है जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज है वो उसकी मना ही करता है। बट एनलार्जमेंट के तौर पे इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर वो मिनिमम किसी ऑफेंस में अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है और बाद में वो पनिशमेंट आती है
तो वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सब्सिक्वेंटली मिनिमम पनिशमेंट है वो इसके ऊपर, ये प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। मिनिमम पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। तो हम इसको जो इंग्रेडिएंट सेकंड है लार्ज पनिशमेंट को, इसके ऊपर जो मिनिमम पनिशमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वो है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी जो साइटेशन है वो है AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 2147। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो सेक्शन है 433A वो ऐड किया गया क्रिमिनल अमेंडमेंट में। ये क्रिमिनल अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। सेक्शन 433A में ये कहा गया था कि जो लाइफ कन्विक्टेड हैं या जिनकी कम्यूट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से डेथ सेंटेंस से लाइफ कन्विक्शन है, उसको मिनिमम 14 ईयर है, उसको मिनिमम 14 ईयर है वो इम्प्रिजनमेंट जेल में रहना होगा मिनिमम। तो इसको चैलेंज किया गया था कि यह जो प्रोविजन है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेल्ड किया कि ये एनलार्जमेंट नहीं है, इज नॉट एनलार्जमेंट। और ये वायलेशन नहीं है क्लॉज 1 की। क्लॉज 1 की वायलेशन नहीं है क्योंकि ये मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड करवाती है और मिनिमम सेंटेंस प्रोवाइड करवाना वो वायलेशन नहीं करता। तो ये जो इंग्रेडिएंट है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के, जिसमें कि लॉ फॉर कन्विक्शन है और लॉ फॉर पनिशमेंट एनलार्जमेंट है, उसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो जो सबसे पहली जो इसकी एक्सेप्शन आती है वो है कि लॉ विच आर बेनिफिशियली फॉर अक्यूज्ड। अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसी बनती है जो अक्यूज्ड को उसकी बेनिफिट के लिए उसके रेफर, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्रिमिनल लॉ का जो मोटिव है वो रिफॉर्म करना, अक्यूज्ड को रिफॉर्म करना, सजा देना नहीं, रिफॉर्म करना उसका मोटिव है। अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन बनती है तो उसके ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स की जो रिग्रियस मॉडिफाई होती है, पनिशमेंट है, वो इसके ऊपर वायलेशन नहीं करती है। तो जनरल रूल ये है कि जो रिफॉर्मेटिव मेजर है वो रिफॉर्मेटिव मेजर अक्यूज्ड को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस एक्सेप्शन में सुप्रीम कोर्ट का केस डिसाइड हुआ था रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि साइटेशन रिपोर्ट हुई थी AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 444। तो रतन सिंह के केस में क्या हुआ था कि रतन सिंह के केस में एक 16 साल का जो लड़का था वो अपराधी था और उसको 6 महीने की सजा दी गई। तो जब वो सजा
उसकी चल रही थी, तो इन बिटवीन जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है 1958 है, वो होंद में आया। तो अक्यूज ने ये प्लीड किया कि उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्या कहता था कि 21 ईयर के नीचे जो अपराधी हैं उसको नॉर्मली कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। तो रतन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेनिफिट था वो अक्यूज को दिया, क्योंकि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो एक रिफॉर्मेटिव मेजर के तौर पे लेजिस्लेशन थी जिसका बेनिफिट था वो अक्यूज को मिला था। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो अब अगर हम दूसरी एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो है प्रोसीजरल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। अगर कोई लॉ है, ऐसा लॉ लेजिस्लेशन द्वारा बनाया जाता है जो प्रोसीजर की बात करता है, ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसको चेंज करता है, तो वो जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो की जो लेजिस्लेशन है, जो मनाही है क्लॉज 1 में, उसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी एक्ट में जो ट्रायल से लेके उसको अगर ट्रिब्यूनल के थ्रू समरी ट्रायल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव है तो उसके लिए ये वायलेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रभाकर एआई, प्रभाकर, ये जो रिपोर्ट हुआ था AIR 2004 में, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 3368। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत स्पेशल एक ट्रिब्यूनल क्रिएट की गई जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस हुए हैं उसको समरली ट्रीट करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ये जो लेजिस्लेशन है ये सिर्फ एक प्रोसीजर को चेंज कर रही है। अगर किसी केस का ट्रायल प्रोसीजर चेंज हो रहा है तो वो हिट नहीं करेगा क्लॉज 1 के अंतर्गत। तो हम अगर तीसरी बात करेंगे, तीसरी एक्सेप्शन वो है इंपोजिंग ऑफ सिविल लायबिलिटी। इंपोजिशन ऑफ सिविल लायबिलिटी। अगर किसी एक्ट के तहत सिविल लायबिलिटी इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई फाइन लगाया जाता है सिविल लॉ के अंतर्गत, तो भी वो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंतर्गत हिट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर इरिगेशन लॉ है, इरिगेशन लॉ एक सिविल लॉ है, उसके अंतर्गत अगर कोई फाइन लगाया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन के साथ, तो वो आर्टिकल की वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 20 बेसिकली बात करता है क्रिमिनल लेजिस्लेशन की। जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन है वो बैक डेट से नहीं एप्लीकेबल की जा सकती, उसको बैक डेट से ऑपरेशन में नहीं लाया जा सकता। वो प्रोस्पेक्टिव यानी कि फॉरवर्ड डेट से ही, जिस दिन से वो लॉ बना है, जिस दिन से वो नोटिफाई हुआ है, उसी दिन से वो उसकी होंद में उसके ऑपरेशन में आएगा। जो अपराध उससे पहले हो चुके हैं उन अपराधियों के ऊपर वो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड, ये हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 था। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कि बात करता है डबल सुपरिटी के बारे में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल के आइकॉन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।